पे चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। हम लोग के लिए एक आसान सा क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से है। द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml में 250 ml ऑफ 0.35 m एक्वस सोल्यूशन ईच। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन कब का है? 2024 का क्वेश्चन है। ये आईटी 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हार्ड मत मानिए, आईटी को गोली मारिए। सिंपली आप ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है क्या है। एकदम बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, दिया हुआ है आपको। एसिटिक एसिड आप लोग जानते हैं ना, CH3OH एसिटिक एसिड। हाइड्रोजन हटा दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड से तो क्या होता है? एसीटेट बन जाता है। सोडियम जोड़ दो, सोडियम एसीटेट बन गया। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन है। तो पहला काम एक चीज आया 0.35 m, कैपिटल M है ये क्या है? कैपिटल M है। कैपिटल M का मतलब क्या हुआ? मोलारिटी हुआ। तो सब मोलारिटी आया तो पहले एक काम करते हैं, हम बताते हैं जब भी सोल्यूशन में मोलारिटी आ जाए आराम से काम करना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। 0.35 m, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है? 0.35 मोल सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट सॉल्यूट के रूप में कौन है? CH3COONA। ठीक है। अब इसके बाद देखना, इसका मतलब हमने तोड़ लिया। 0.35 m का मतलब क्या हो? 1 लीटर में इतना मोल है। लेकिन बोल रहा है बनाना है हमें कितना ml? 250 ml। अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, तो सर यहाँ पे लीटर क्यों लिए हैं? ml में बदल देते हैं। 1 लीटर बराबर कितना ml होता है? 1000। यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब 0.35 m का मतलब हुआ 1000 ml। अगर आपको सोल्यूशन बनाना है ऐसा वाला जिसका कंसंट्रेशन 0.35 m हो, तो आपको उसके लिए कितना सोडियम एसीटेट चाहिए? 0.35 मोल। हमको मोल नहीं पूछ रहा है, हमको मास पूछ रहा है। एक काम करते हैं, मोल को मास में कैसे बदलते हैं? मोलर मास गुने मोल। 1 मोल का मास इतना है, तो 0.35 मोल का मास कितना हो जाएगा? तो बताओ, पहले ये निकाल लो। सोडियम एसीटेट अगर 1 मोल रहता है उसका मास कितना होता है? तो 12 ग्राम प्लस 3 ग्राम 15 ग्राम, फिर 12 ग्राम, फिर 16 ग्राम, फिर 16 ग्राम, फिर सोडियम का टेबल मास कितना? 23 ग्राम। जोड़ोगे तो कितना आएगा? लगभग 82 के लगभग में आ रहा है। मोल मास 82 ग्राम है, मतलब 1 मोल सोडियम एसीटेट का मास 82 ग्राम। तो क्या मोल है? 0.35 मोल है। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 1 मोल का मास 82 ग्राम। 1 मोल का मास 82 ग्राम है, तो कितना मोल है हमारे पास? 0.35 मोल का मास कितना हो जाएगा? 82 गुने 0.35। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो हम इसको बदल देते हैं 82 गुने 0.35 ग्राम। मतलब क्लियर हो गया मेरे को? क्या क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा। क्लियर ये हुआ है कि अगर आपको सोल्यूशन 0.35 m वाला चाहिए 1000 ml, तो आपको सोडियम एसीटेट कितना ग्राम चाहिए? 82 गुने 0.35 ग्राम चाहिए। अब लिख देते हैं, हमें चाहिए इसका मास। जो चीज हमें चाहिए उसको राइट साइड में लिखते हैं। 1000 ml सोल्यूशन रिक्वायर कितना? 82 गुने 0.35 ग्राम सोडियम एसीटेट। तो 1 ml सोल्यूशन रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 82 गुने 0.35 बाई 1000। कितना ग्राम? तो हमें चाहिए कितना ग्राम बनाना? हमें बनाना था 250 ml। तो अगर हमें 250 ml बनाना है तो कितना ग्राम चाहिए? अरे एक आम का दाम इतना, तो 250 आम का, एक आम का दाम इतना, तो 250 आम का मास कितना हो जाएगा? इतना निकाल देंगे, गुना कर देंगे। एक पेन का दाम इतना है तो 250 पेन का दाम कितना गुना हो जाएगा। तो वैसे 1000 ml सोल्यूशन के लिए हमें इतना ग्राम चाहिए। ये तो 1 ml कितना चाहिए? इतना। तो 250 ml कितना चाहिए? 82 गुने 0.35 बाई 1000 गुने 250। इतना ही ग्राम हमें चाहिए। गुना भाग करोगे तो 7 के नियर अबाउट आएगा, 7 ग्राम के नियर अबाउट आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 2024 का क्वेश्चन के अबाउट वर्क कर रहे हैं। हमारा एक आसान सा क्वेश्चन, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। पहली बात, एक टर्म आया है STP, आप लोग जानते होंगे ना। STP का मतलब क्या होता है? STP का मतलब होता है
स्टैंडर्ड टेम्परेचर जनरली गैस के लिए कितना माना था 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना माना जाता है 1 एटीएम। 1 एटीएम 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी गैस अगर 1 मोल लेते हो, कितना मोल 1 मोल, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, वो जगह छेकता है, मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है कितना 22.4 लीटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई गैस 22.4 लीटर छेके हुए है जगह, तो हम क्या समझेंगे कि वो गैस 1 मोल है, बल्कि कोई भी गैस रहे। या उल्टा भी समझ सकते हैं, 1 मोल गैस एचटीपी पे है, तो मतलब वो कितना जगह छेकेगा 22.4 लीटर। अगर लीटर को एमएल में बदलते हो 1000 से गुना कर दो, अगर 1000 से गुना करते हो तो बदल जाएगा किस में, अगर 1000 से गुना करते हो 1000 से, तो क्या हो जाएगा 22.4 इतना ml हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, 0.4 नीचे से लाओगे तो बाई 10 हो जाएगा, 10 से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो, मतलब इतना ml अगर कोई भी गैस अगर है एसटीपी पर, तो समझें कि वो 1 मोल है। या फिर अगर कोई गैस 1 मोल है, इसका मतलब इतना ml वो गैस वॉल्यूम छकेगा। ठीक है, चलिए आइए इधर, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड, मास ऑफ मैग्नीशियम कितना जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है, टू प्रोड्यूस इतना ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूटेड एसिड। और जितना एसिड चाहिए, एक्सेस का मतलब क्या है, ज्यादा है, रिएक्शन करवा दो, मैग्नीशियम प्लस एचसीएल क्या होगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, 2 प्रोटीन को ऐड करेगा, क्या बन जाएगा MgCl2, 2 हाइड्रोजन बचेगा तो हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगा, H2 बनकर निकल जाएगा। सवाल उठता है कि 220 ml हमें बनाना है हाइड्रोजन गैस, कितना बनाना है 220 ml बनाना है हाइड्रोजन गैस एसटीपी पर, उसके लिए हमें कितना मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगा, कितना ग्राम मैग्नीशियम का जरूरत पड़ेगा, तो ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं ना 220 ml है एसटीपी पर, मतलब क्या मोल है, अगर मोल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एस्टिमेटरी अगर इसको एक चीज और 2 एसिल का इस्तेमाल करें तो 2 क्लोरीन इधर भी 2 क्लोरीन इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, जब भी एस्टिमेटरी कोफिशिएंट का टर्म आए इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, सबको घेर के लिख दिए, ठीक है। हमें 220 ml बनाना है हाइड्रोजन गैस, उसमें कितना ग्राम इसका जरूरत पड़ेगा, तो अब वही अगर देखा जाए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24 ग्राम होता है। देखो ध्यान से, 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें कितना ग्राम चाहिए, ग्राम को छोड़ दो मोल में चलते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मोल मैग्नीशियम चाहिए, 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 ग्राम, मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन जाएगा मतलब कितना ml बन जाएगा, 1 मोल बनने का मतलब कोई भी गैस अगर 1 मोल है एसटीपी पे तो कितना ml बन जाएगा, कितना ml बन जाएगा। मैं रिलेशन को फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, एकदम बेसिकली चल रहा हूँ, अगर आपको 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनाना है तो रिएक्शन के लिए हमें कितना मोल मैग्नीशियम चाहिए, 1 मोल मैग्नीशियम चाहिए, मोल में नहीं क्वेश्चन पूछा है, मास में पूछा है, 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 ग्राम, मतलब समझ में आ गया, 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ तो आपको 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अच्छा ठीक है, अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनाएगा तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस एसटीपी पर कितना जगह छिकेगा, अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं, 1 मोल कोई भी गैस रहे एसटीपी पर तो कितना वॉल्यूम छिकता है, क्योंकि दिया हुआ है एमएल में है, एमएल में ऐसे तो हम बोलते हैं रटवाए हैं आप लोग को 22.4 लीटर, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन में एमएल में पहले बदल दिए थे, कोई भी गैस 1 मोल रहा एसटीपी पे तो कितना वॉल्यूम छिकेगा इतना, मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्शन करता है HCl के साथ तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम छिकेगा, इतना वॉल्यूम छिकेगा। हमें उल्टा चलना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछे हुए कि नहीं जब 220 ml बनेगा ना हाइड्रोजन गैस तो ये कितना ग्राम चाहिए, उलट देते हैं, इतना ml अगर आपको चाहिए, इतना ml अगर आपको H2 गैस चाहिए, इफ इतना ml H2 गैस रिक्वायर्ड देन वी रिक्वायर कितना ग्राम 24 ग्राम मैग्नीशियम, देन वी रिक्वायर मैग्नीशियम
24 ग्राम। या फिर बोल दो फॉर इतना ml हाइड्रोजन गैस रिक्वायर, फॉर इतना ml हाइड्रोजन गैस बी रिक्वायर, फॉर इतना ml हाइड्रोजन गैस बी रिक्वायर 24 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, तो बताओ 1 ml अगर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए तब 24 बटे इतना ग्राम मैग्नीशियम आपको चाहिए। तो हमें कितना ग्राम हाइड्रोजन गैस बनाना था? 220 ml बनाना था। 220 ml के लिए कितना ग्राम चाहिए आपको? 24 बाई 224 गुने 220। आप इतना को गुना भाग करोगे तो 0.235 ग्राम आएगा। एक बार फिर समराइज करवाता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा था कितना ग्राम मैग्नीशियम हमें चाहिए? 220 ml हाइड्रोजन गैस बनाना है एसटीपी पर तक विथ एचसीएल। रिएक्शन हमने करवाया, रिएक्शन में क्लियर हो गया। 1 मोल मैग्नीशियम आपको चाहिए 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। लेकिन मोल में कहीं बातें नहीं हुआ है, मैग्नीशियम पूछ रहा है मास में, तो पहले मास निकाल दिए। 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना हो गया? 24 ग्राम। ये भी मोल में नहीं दे था, वॉल्यूम में दे था एसटीपी पर। हम जानते हैं कोई भी गैस 1 मोल रहता है एसटीपी पर तो कितना वॉल्यूम छकता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर मतलब एमएल में इतना एमएल। तो अच्छा समझ में आ गया, मतलब इसको 1 मोल हाइड्रोजन गैस को वॉल्यूम बदल दिए, कितना? इतना एमएल। अब यहाँ चल दिए, अगर आपको इतना एमएल चाहिए हाइड्रोजन गैस तो आपको चाहिए कितना? 24 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए होगा। लिख दिए फॉर इतना एमएल H2 गैस बी रिक्वायर्ड 24 ग्राम मैग्नीशियम। 1 ml के लिए कितना चाहिए? इतना, इतना डिवाइड बाई इतना। तो 220 ml को कितना चाहिए? गुना कर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, एकदम बेहद ही आसान से क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भी आईटी का था, सेकंड क्वेश्चन भी आईटी का था, थर्ड क्वेश्चन भी एक आईटी का लेके आया है। एकदम बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, समझोगे मजा आएगा। बोल रहा है इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लग रहा है हाइड्रोजन एटम का मतलब एटॉमिक स्तर पहुंच जाइए, वहां पे एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, मतलब बोर्स एनर्जी के बारे में बोल रहा है। अच्छा ठीक है, बोर्स एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग मालूम है ना? बोर्स एनर्जी का फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्या था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम था। नहीं यहाँ दिल है इतना सर, अगर इतना दिया हुआ है अब पूछ रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का। पहली बात तो ये देने की जरूरत नहीं था, क्यों? अब ध्यान समझिएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? कोई एक एटम मान लो हाइड्रोजन का, उसमें बहुत सारा ऑर्बिट है, के है, एल है, एम है, एन है। सिमिलरली पहले बोल रहा है इन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कौन सा हुआ? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन से लिखो ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन से क्या जाओ 1s1 मतलब के ऑर्बिट में है, मतलब पहला ऑर्बिट में। ग्राउंड स्टेट मतलब जहां पर हम रहते हैं, जैसे हमारा घर कहाँ हुआ? मेरा घर मैरा हुआ, तो मैं रहता हूँ नॉर्मली, तो मेरा ग्राउंड स्टेट हो गया। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा? जनरली कहाँ पर रहना चाहिए? के ऑर्बिट में रहना चाहिए। इसका एनर्जी बोल रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई साहब अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हो फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 रखोगे, पहला ऑर्बिट में नच रहा है तो इनका वैल्यू 1 रखोगे, तो आएगा कितना? -13.6, जबकि यहाँ पे दिया हुआ कितना है? 13.6 दिया हुआ है। कुछ गड़बड़ है ना? ये देने का मतलब है कि आप मानो, ये दिया हुआ है इसका मतलब मानो कि आप इतना ही है। तो सर देने का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि आप इस वैल्यू को नहीं मानिए, यहाँ पर मान लीजिए E0। इसका मतलब हुआ कि बोर्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? एनर्जी बराबर E0 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी कितना हो जाएगा? ई बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 13.6, ये वैल्यू दिया हुआ है। ये कांस्टेंट जो है, जैसे कि -13.6 क्या था? कांस्टेंट था, वैसे ही ये कांस्टेंट मान लिए, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन के बारे में बोला गया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1 का स्क्वायर। यहाँ पर n का स्क्वायर कितना होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो E0 बराबर कितना आ गया? 13.6 हो गया। मतलब अब हमारा जो फॉर्मूला चलेगा इस क्वेश्चन में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए वो ये चलेगा, E बराबर E0 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। E0 की जगह क्या पुट करेंगे? 13.6। क्या पुट करेंगे? 13.6।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, अब ट्विस्ट यही है, इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारा ग्राउंड स्टेट हुआ। बताओ, मेरा एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ पर रहेंगे बोले ना, बड़ा घर में जाएंगे, पहली बार जंप मारेंगे उस घर में जाएंगे, ये फ्लैट चेंज करेंगे दूसरे फ्लैट में जाएंगे, बढ़िया फ्लैट में, और एनर्जी बढ़ जाएगा तो नेक्स्ट रूम में जाएंगे। जस्ट लाइक समझिए, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर रहा था, लेकिन इसको एनर्जी दे दिया जाएगा, ये एक्साइटेड होगा, ये जंप मारे ब्लड में, अब इस फ्लैट में नहीं रहेंगे, ये मकान में नहीं रहेंगे, दूसरे मकान में चलते हैं। ये पहला बार एक्साइटेड हुआ और अपने पहली ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में चला गया, ये फर्स्ट एक्साइटेशन हुआ, इसमें चला गया। अगर इसको और एनर्जी दिया गया तो क्या होगा, इस ऑर्बिट में रहेगा। आदमी का फितरत होता है, एनर्जी बढ़ता है तो अपना घर बदल लेता है, और एनर्जी देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट में चला जाएगा। मतलब सेकेंड एक्साइटेशन जब होगा, सेकेंड टाइम जब वो एक्साइटेड होगा, फर्स्ट टाइम एक्साइटेड हुआ तो ग्राउंड ऑर्बिट से चला गया, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड टाइम वो उसकी एनर्जी बढ़ा तो कहाँ चला गया, थर्ड ऑर्बिट में। मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब हुआ कि थर्ड ऑर्बिट में बताओ E3 का एनर्जी बताओ, और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नच रहा है उसका एनर्जी बताओ। ये मत समझना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हुआ है मतलब वो थर्ड ऑर्बिट में पहुंच चुका है तो उसका एनर्जी बताओ। तीसरा रूम में नच रहा है उसका एनर्जी बताओ। लगाएंगे फॉर्मूला, अभी जस्ट बताए थे एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, E बराबर E0, E0 का वैल्यू हम पुट कर दिए हैं 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ जेड का वैल्यू कितना है, हाइड्रोजन एटम में ही बात कर रहे हैं तो जेड का वैल्यू 1 होगा, लेकिन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन हुआ, थर्ड ऑर्बिट, एन का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, कितना हो जाएगा 13.6 बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितना हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट आएगा। अब करेक्ट आंसर कितना होगा 1.51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम आर। मतलब पोटेशियम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। चेक करो पोटेशियम कहाँ पे है, तो पहला ग्रुप में मिल गया सर, हलीना करब, पोटेशियम ही है। क्वांटम नंबर के बारे में पूछ रहा है, क्वांटम नंबर आपको मालूम है ना, बताया थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में, एन जो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, बताता था ऑर्बिट के बारे में, किस ऑर्बिट में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब ऑर्बिट के बारे में, मतलब एसपीडीएफ के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल के बारे में, मतलब कौन सा ऑर्बिटल में है। और एक था स्पिन क्वांटम नंबर बताता है डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। पोटेशियम के बारे में पूछ रहा है तो बोले कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम कौन सा ग्रुप का है, पहला ग्रुप का है, ठीक है। कौन सा पीरियड में है, पहला पीरियड में नहीं मिला, दूसरा पीरियड में नहीं मिला, तीसरे पीरियड में नहीं मिला, चौथा पीरियड में मिला। हम लोग जानते हैं ना, बताया था आप लोगों को, जो एलिमेंट जिस पीरियड में पाया था उसमें उतनी ही ऑर्बिट होता है। ये चौथा पीरियड में पाया गया, मतलब इसमें 4 ही ऑर्बिट होगा। कौन सा, के, एल, एम और एन। ये के का मतलब हुआ पोटेशियम, जबकि ये के क्या है, ऑर्बिट है। मतलब पोटेशियम चौथा पीरियड का था, मतलब उसमें 4 ऑर्बिट है, के, एल, एम, एन। मतलब चौथा ऑर्बिट में, मतलब इसमें 4 ऑर्बिट है। बोल रहा है और क्या चीज पूछा था, इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, पोटेशियम के बाह्यतम ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंचा, हमने बताया होगा। पहली बात, कौन सा ऑर्बिट में पहुंचा होगा, इसका लास्ट, पोटेशियम का लास्ट किसमें होगा, एन में होगा। तो एन चौथा ऑर्बिट में है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम बताए थे अगर के में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एल का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। एल में अगर घूम रहा है तो एन का वैल्यू कितना होगा 2। अगर एम में घूम रहा है तो एन का वैल्यू कितना होगा 3। अगर एन में घूम रहा है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। मतलब पोटेशियम के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है, इन दोनों में हमें डाउट है। ये सब तो पहले ही गलत हो गया, इसका मतलब बोल रहा था सेकेंड ऑर्बिट में है, बिल्कुल गलत। थर्ड ऑर्बिट में है, बिल्कुल गलत। चौथा। अब हम आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताया है, सब ऑर्बिटल के बारे में। हम बताए थे अगर एस में घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो एल का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। एल में घूम रहा होगा तब 1। एम में, सॉरी, एसपीडीएफ, पी में अगर घूम रहा होगा तो एल का वैल्यू 1। डी में घूम रहा होगा तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। एफ में घूम रहा होगा 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पोटेशियम कौन सा ग्रुप का है, पहला ग्रुप का है। जानते हैं पेट्रोल का पहला ग्रुप कौन सा ब्लॉक कहलाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। एस पहला और दूसरा एस ब्लॉक एलिमेंट।
एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहे थे? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता हो, उस जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया, एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा। तो सर ये फर्स्ट ग्रुप ए में है, फर्स्ट ग्रुप ए को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है। अगर एस में है तो एल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कौन किस में है? ए में कि बी में? ए में या डी में? तो डी में मिल गया एल इक्वल टू 0, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, अगर फुली डिप में जाना चाहते हो तो चाहो पोटेशियम को लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 KLMN। चौथा ऑर्बिट में पहुंच गया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब n का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। अब s सबसेल में है, l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 अभी जस्ट होता है। और s में एक ही ऑर्बिटल भी होता है, तो उसका m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्पिन क्वाड्रेंट नंबर क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन s इक्वल टू क्या होगा? प्लस हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अबाउट चल रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एज्यूम दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। पहली बात जानते हैं हम लोग जानते हैं बोर्स रेडियस किसके लिए है? बोर्स थ्योरम में अप्लाइड होता है। बोर्स थ्योरम में 3 फार्मूला था, बोर्स रेडियस, बोर्स वेलोसिटी, बोर्स एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? कुछ ज्यादा टेंशन मत लेना, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, कोई भी एटम रहे उसमें बहुत सारा ऑर्बिट हम लोग मानते थे। के है, एल है, एम है, अगर और आ गया तो एन हो गया। जो के पहला ऑर्बिट है उसी को बोला जा रहा है फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ये सेकेंड बोर ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट, फोर्थ बोर ऑर्बिट, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है एज्यूम दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इसका रेडियस एज्यूम करने के लिए बोल रहा है। कितना? 0.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, बोर्स रेडियस का फॉर्मूला क्या था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। बोल रहा है फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब रेडियस फॉर फर्स्ट बोर ऑर्बिट दिया हुआ है कितना? 0.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन अच्छा, एज्यूम दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब क्या? के के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। आना चाहिए था कितना? 0.529, लेकिन दिया हुआ कितना? 0.6, लगभग सेम ही दिया हुआ, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है वो 0.6 है। तो भाई साहब एन दिया हुआ है, ये था एन स्क्वायर, एन दिया हुआ है, ये था जेड दिया हुआ था ही, बोर्स रेडियस दे ही दिया था। हमको कहना क्या चाह रहा था? तो हमको ये कहना चाह रहा था कि आप इसको नहीं मानो 0.529, आप इसको मान के चलो R0, एक फिक्स्ड वैल्यू। ये फिक्स्ड वैल्यू का वैल्यू आप ले सकते हैं 0.529 भी, लेकिन वो ये कहना चाह रहा था कि R0 आपने निकाल लिया, मतलब इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फार्मूला हमारा क्या था? रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? R0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अगर R0 की वैल्यू 0.529 डालते हो तो जो हमने आपको पढ़ाया वो है। फिलहाल हमने R0 निकाल दिया, तो अब बोल रहा है द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस 1। और ठीक है, हीलियम प्लस 1 जो है, हीलियम प्लस 1 में बातचीत कर रहा है। किसने बातचीत कर रहा है? हीलियम प्लस 1 में। दिया था किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हम निकाल चुके हैं, इससे हमारा वैल्यू निकल चुका है कितना? R0 बराबर कितना आ गया? 0.6 ही आएगा। अब फार्मूला फिर से लगाते हैं। ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने निकाला है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है किसके लिए? द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस 1। अब हमें हीलियम के लिए निकालना है, तो हीलियम के रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हीलियम प्लस 1 के रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R बराबर R0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। वो भी पिकोमीटर में पूछा है, ठीक है, पिकोमीटर कोई बड़ा चीज नहीं है। तो R बराबर कितना होगा? कौन सा रेडियस? थर्ड बोर ऑर्बिट, मतलब R3 बोल रहा है। R3 मतलब पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा हम बोल रहा है, थर्ड बोर ऑर्बिट। R0 का वैल्यू अभी जस्ट निकाल लिए थे 0.6। एन स्क्वायर कौन सा ऑर्बिट के बारे में पूछ रहा है? थर्ड ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट, मतलब M के बारे में, 3 का स्क्वायर। कौन सा आइटम में बोला गया है? आप देखोगे हीलियम में, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है।
कितना हो गया, R3 बराबर आपका आ गया 0.6 गुने 9/2। आप गुना भाग करोगे आपको एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करोगे अगर यहाँ तो 4.5 आ जाएगा। अच्छा 4.5 गुने 0.6, ये हटाओगे 10, यहाँ पे है कितना हो जाएगा 5 30, बाकी 3 6 24, 24 3 27, 10 घटोगे 27 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब 2.7 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए। 2.7 एंगस्ट्रॉम, अब ध्यान से देखना 2.7 एंगस्ट्रॉम आ गया ना। 4.5 गुने 0.6, मतलब 0.6 का मतलब कितना हो गया 6/10, इस तरह गुणा करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 2.7 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 2.7 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना पिकोमीटर, तो हम पढ़ाए थे ना, आप लोग को याद होगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना पढ़ाए थे 101 पिकोमीटर पढ़ाए थे। 101 पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कितना लिखते थे 1.54 एंगस्ट्रॉम, मतलब समझ में आ गया। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पिकोमीटर, मतलब याद रखना एक एंगस्ट्रॉम है, या तो इसको उलट दो 1.54 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना 101 पिकोमीटर, मतलब एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना 100 पिकोमीटर, तो 100 से गुना कर दो। 2.7 गुने 100 कितना हो जाएगा 270 पिकोमीटर। हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 270 पिकोमीटर। क्यों चल रहे हैं, एकदम बेहद ही आसान सा क्वेश्चन IIT-JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे कोई IIT-JEE नीट का क्वेश्चन को कोई बड़ा मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है आपसे बन रहा है नहीं, जो आपसे बन गया वो आसान है, जो नहीं बना वो आपके लिए हार्ड। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 एंड ms इज इक्वल टू +½ ईच। आपको क्वांटम नंबर याद है ना, क्वांटम नंबर हमने बताया था, जस्ट लाइक इधर थोड़ा वर्क करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताया था, ऑर्बिट के बारे में। अगर k में है, l में है, m में, n में, तो n का वैल्यू 1 2 3 4। अगर सबसेल के बारे में बात करना है s p d f के बारे में, तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर l का था, l का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 s के लिए, p के लिए कितना हो जाएगा 1, d के लिए 2, f के लिए 3। नेक्स्ट क्वांटम नंबर पहला था, दूसरा था, तीसरा था कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे कि s रहा तो उसमें m का वैल्यू कितना, एक ही ऑर्बिटल होता था 0। अगर p रहा तो इनमें 3 ऑर्बिटल होता था, तो b चला 0, इधर +1 इधर -1। सिमिलरली था चौथा क्वांटम नंबर आपका कौन सा था, ये ऑर्बिट को बताया है, ये सब ऑर्बिट को बता रहा है SPDF को, ये ऑर्बिटल को बताता था। नेक्स्ट वन फोर्थ जो था वो स्पिन के बारे में बताता था, मतलब एक ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता था। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता था +½ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता था -½ ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर, इतना मतलब कितना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन इस क्वांटम नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले बात देखते हैं, n इक्वल टू 5 बोला, मतलब ये 5वां ऑर्बिट का होगा। देखो ना, अगर O आ जाएगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब ये पक्की बात k में नहीं है इलेक्ट्रॉन, l में, m में, n में, o में है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। 5वां ऑर्बिट में है, जिसमें 5 सब सेल होगा, संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सब सेल है, मतलब कितना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 ms इक्वल टू +½ कितने इलेक्ट्रॉन इसे एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसको कैन लिख देना ज्यादा बेटर रहेगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन एसोसिएटेड विथ इतना नंबर, ठीक है। अब +½ बोला, अगर ठीक है, अगर 5वां ऑर्बिट में है तो पहले ये देख लीजिए ना वो में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है 2n², 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 दूना 50 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। 5वां जो ऑर्बिट है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है हमारे को, लेकिन उसमें +½ स्पिन क्वांटम नंबर वाला, मतलब जो क्लॉक बाय डायरेक्शन दिखाए रोटेशन शो करे वैसा कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम जानते हैं एक ऑर्बिटल में, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा +½ शो करेगा, एक क्या शो करेगा -½ शो करेगा। तो ध्यान दें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर इतना +½ अगर स्पिन क्वांटम नंबर है तो क्या बोलेंगे वो में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होगी, तो आधा इलेक्ट्रॉन क्लॉक बाय डायरेक्शन शो करेगा और आधा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन +½ स्पिन क्वांटम नंबर शो करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्यों चल रहा है,
among the following the maximum covalent character is shown by the compound। बोल रहा है among the following the maximum covalent character। कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में आप लोग जानते हैं ना, कोवैलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब वैलेंसी ज्यादा होगा। वैलेंसी ज्यादा है, बताते हैं बढ़िया आयनिक कंपाउंड किसे बोले थे, ये तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे, मतलब वो एटम ज्यादा बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनाता था जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा, क्यों, पोलराइजिंग पावर उसमें ज्यादा हो जाएगा। मतलब जिसका पोलराइजिंग पावर देखो, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वैलेंसी की, वैलेंसी ऑफ कैटायन। इसमें देखो एफी पे देखोगे तो एक क्लोरीन बचा -1, तो दो क्लोरीन बचा कितना -2, एफी बचा कितना है +2। सब में तो क्लोरीन है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन सभी में क्लोरीन है, तो क्लोरीन से हमको मतलब नहीं है, दो गो है एक गो है उससे हमको मतलब नहीं है। एफी पर यहाँ बचा कितना हुआ +2 हुआ। यहाँ पे देखो एक क्लोरीन बचा -1, दो क्लोरीन बचा कितना -2, बचा कितना हो गया +2। इसमें एक क्लोरीन बचा -1, तीन क्लोरीन बचा कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा +3, तब तो चार्ज 0 होगा, इसमें चार्ज +3, -2 +2। बताओ सबसे ज्यादा वैलेंसी किसका हुआ, अल्युमिनियम का, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा है, तो जिसका वैलेंसी ज्यादा है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंपाउंड एग्जिबिट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम डायपोल मोमेंट शो करेगा, तो बेंजीन से रिलेटेड आ गया तो ध्यान देना। मैक्सिमम डायपोल मोमेंट कब शो करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कोई इधर की ओर खींच रहा है और इधर सपोर्ट कर दे रहा है, भाई ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा दूर तक खींचा जाएगा ना। जस्ट लाइक तुमको मैं बताऊं, एक कार्बन है जैसे कि ऐसा है, एक क्लोरीन इधर खींच रहा है, इधर मिथाइल ग्रुप है, ये इधर खींच रहा है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 3 है, इसका कितना 2.5 2.75, ये खींचेगा, खींच रहा है। और इधर से क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, सपोर्टिंग ग्रुप होता है, बोला ले जाना भाई कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा। हमने बताया था कि ट्रांस का इस कंडीशन में डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता था। तो बताओ ध्यान से, इसमें बोल रहा है डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो कोई एक खींचने वाला हो और कोई एक सपोर्ट करने वाला हो। ध्यान से देखो NO2 का अगर इसको स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसा दिखेगा NO2, एक ये इधर की ओर खींचेगा ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, बताओ नाइट्रोजन का रुपया ये खींच लिया तो नाइट्रोजन क्या करेगा, रिंग से इधर क्यों खींचेगा, मतलब ये इधर क्यों खींच रहा है, इधर से कोई नहीं, वैसा नहीं है, न्यूट्रल है, ले जाना है भाई, ले जाओ अपनी ताकत लगाओ, जितना खींच सकता है खींचो। बी में देखोगे, बी में अलग ही कहानी है, एक इधर खींच रहा है, NO2 खींच रहा है ऊपर की ओर, इधर कौन सा है NH2 है, बताए थे NH2 के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर क्या करेगा, ये देगा ना। NH2 का 8 एटम पूरा हो चुका है, 2 2 4 2 6 2 8, कंजुगेशन नहीं, लड्डू का मतलब क्या था, 3 पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। बताओ लोन पेयर पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है कि नहीं है, लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये लोन पे इधर देगा, ये लोन पे इधर दे रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसमें होगा, इसमें होगा। और ऊपर से डायरेक्टली सीधा से लेना है, ये इधर खींचा और ये इधर से दे रहा है, भाई ले जाओ रुपया, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसमें होगा, इसमें होगा। इसमें ये खींच रहा है, लेकिन कहाँ से खिंचाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो कहाँ से खिंचाता है, ऑर्थो पर से एंड पारा पर से, मेटा पर से इलेक्ट्रॉन खिंचाता ही नहीं। इसमें ये खींच रहा है ऑर्थो पर, मतलब ये खींच रहा है, खींचेगा तो कहाँ से खिंचाएगा, ऑर्थो पर से और पारा पर से, ऑर्थो पर ये दे रहा है लेकिन ये इधर की ओर देगा, ये इधर की ओर खींचेगा, ज्यादा इसमें फुट लगाना पड़ जाएगा NO2 को। इसमें क्या है, NO2 खींच रहा है और ये देते जा रहा है, NO2 खींचेगा कहाँ कहाँ से खींचेगा, ऑर्थो पर से और पारा पर से, ये पारा पर ही है देने वाला ग्रुप। OH भी रहता, अगर यहाँ पर OH भी रहता तो डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किसका होता, क्यों, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर OH के साथ में नहीं था, NH2 के साथ था, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसका होगा, बी का होगा, क्यों, क्योंकि उसमें एक ग्रुप है खींच रहा है और एक ग्रुप डायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहा है, भाई ले जाओ लोन पेयर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट फर्स्ट इन, ठीक है, 4 कंपाउंड दिया गया है, उसको बॉन्ड ऑर्डर में मतलब बॉन्ड एंगल में सरियाना है, लेकिन एक ऑर्डर में सरियाना है। ऑर्डर में क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट फर्स्ट होना चाहिए, मतलब बोलना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट को सबसे आगे रखो
फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो जैसे एक तरीके से बोलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, यहाँ पर लिख देना ज्यादा बेटर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड एंगल इन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, NH3, बताओ इसमें क्या लोन पेयर है, एक लोन पेयर कंप्रेस करेगा थोड़ा बहुत। S2S में आओगे, कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, एक इधर कंप्रेस करेगा, ये ज्यादा। हाइड्रोजन सबका सेम है, S P1 P2 P3, S P1 P2 P3, लेकिन इसमें ज्यादा कंप्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो को लोन पेयर है। फिर आपका है कौन सा है, BF3, 3 फ्लोरीन है। हाइड्रोजन से कौन सा हो गया, SP1 P2, sp2 का बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री, जबकि इसका 109.5 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। एक है कौन सा, SiH4, SP1 P2 P3, sp3 ये भी है, sp3 है, मतलब 109.5 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है घर का मुख्य के पास, ठीक है। इसमें NH3 में थोड़ा सा एक लोन पेयर है, तो थोड़ा बहुत कंप्रेस करेगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 109.5 डिग्री। इसमें दो को लोन पेयर है घर का मुख्य पास, ये भी ऑप्शन कौन सा है, sp3 है, SP1 P2 P3, इसमें दो को लोन पेयर, तो ज्यादा कंप्रेस करेगा, तो बॉन्ड एंगल इससे भी कम होगा, लेस देन, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा लेस देन NH3 हो जाएगा। इसका तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि sp2 हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, BF3 का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। उसके बाद किसका ज्यादा होगा, SiH4 का, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, एकदम परफेक्ट 109.5 डिग्री पर होगा। उससे कम किसका होगा, NH3 का, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही लोन पेयर होगा, तो बहुत कम ही कंप्रेस कर पाएगा। S2S में सबसे कम एंगल होगा, क्यों, बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो को लोन पेयर है, ज्यादा कंप्रेस करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलते हैं, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, BF3 का, देन SiH4 का, देन NH3, देन S2S, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, कंसीडर द आयंस मोलिक्यूल्स, मतलब 4 ऑप्शन दिया है, O2+1, O2, O2-1, O2-2, फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर द करेक्ट ऑप्शन इज, फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर द करेक्ट ऑप्शन। देखो हम ऑप्शन को गायब कर दिए हैं, ऑप्शन गायब कर दिए हैं, तो आपका क्वेश्चन यहीं तक है, फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, या फिर बोलते हैं अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में, तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा चीजें हम बताते ना। बताओ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था, इसका बॉन्ड लेंथ कितना था, 101 पिकोमीटर, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, दोनों के बीच में एक बॉन्ड था, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 था, तो 101 पिकोमीटर था। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, रस्सी डबल कर दिए तो बॉन्ड क्या हुआ, छोटा हो गया, इसका बॉन्ड लेंथ कितना था, 134 पिकोमीटर था, कब, जब बॉन्ड 2 हो गया था। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब रस्सी को ट्रिपल कर दिया, रस्सी बहुत छोटा हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ कितना था, 120 पिकोमीटर, हमने आपको याद करवाया था, कब, जब बॉन्ड 3 हो गया तब। मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, ठीक है ना। रस्सिया डबल ट्रिपल करते जाओ तो रस्सिया का दूरी कम जाएगा ना भाई साहब, रस्सी इतना लंबा था, डबल कर दोगे दूरी कम जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे बॉन्ड लेंथ घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, O2 में देखते हैं, O2+1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 16, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो, 15 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को बताया हुआ है, अगर बॉन्ड टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था, 3, 15 होगा बॉन्ड टोटल इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5 घटा दो, 2.5। पिछला क्वेश्चन जितने भी वीडियो बनवाए हुए देखा कीजिएगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, फिर से 0.5 घटाओ 2। अगर 17 है टोटल इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो, फिर 0.5 घटाओ, कितना हो जाएगा 1.5। 18 हो गया तब फिर से 0.5 घटाओ 1, वैसे ही घट गया टोटल इलेक्ट्रॉन तब। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अगर 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5।
ये तो हम आप लोग को बताए हुए हैं, चेक कर लेते हैं। O2 प्लस वन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 दूनी 16, एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, प्लस वन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो कितना हो गया 16 माइनस 1 15, 15 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो बॉन्ड कितना हो जाएगा 2.5। O2 का, O2 में 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा 2। O2 माइनस 1, 8 दूनी 16 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन और खींच लिया, 16 1 17, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, हुआ माइनस 1 मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन और खींच लिए, 16 को प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, कितना हो गया 17 हो गया। 17 अगर इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड कितना हो जाएगा 1.5। अब O2 माइनस 2, 17 2 8 दूनी 16 और 2 इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, 16 2 18, बॉन्ड कितना हो गया 1। तो हम पहले अभी जस्ट बता चुके हैं, बॉन्डर तो निकाल चुके हैं, ये क्या निकला है बॉन्ड ऑर्डर। तो क्लियर है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। रस्सी ट्रिपल कर देंगे, रस्सी ज्यादा छोटा हो जाएगा, रस्सी सिंगल रखें ज्यादा लंबा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, मतलब सबसे छोटा इसका बॉन्ड लेंथ होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। क्लियर सा एक चीज हमको क्लियर हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो बताओ सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मतलब O2 प्लस 1 का सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा, उसके बाद सबसे कम किसका होगा O2 का, मतलब O2 प्लस 1 से ज्यादा लंबा बॉन्ड किसका होगा O2 का, उसके बाद उसका बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा O2 माइनस 1 का, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा लंबा होगा O2 का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्यों हम पहले क्लियर कर चुके हैं, सिंगल रस्सी है ज्यादा लंबा होगा, डबल कर दोगे रस्सी छोटा हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो रस्सी ज्यादा लंबा होगा, इसको दिखाना है तो इसको और ऐसे करके दिखा, रस्सी डबल हो गया रस्सी थोड़ा छोटा हो जाएगा, रस्सी ट्रिपल कर दोगे मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 कर दोगे रस्सी और छोटा हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका था, इसका था, मतलब सबसे रस्सी छोटा, मतलब इसके बीच में दूरियां बहुत कम होगा, बहुत नजदीक होगा ये, मतलब दो गो बॉन्ड तो रहबे करेगा, एक और आधा बॉन्ड रहेगा 2.5 है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम आसान सा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज, इसमें से कितने स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल मतलब आप समझते होंगे ना, जो स्टेट पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप देखिएगा सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक रहता है, लिक्विड उससे पार्टिकल थोड़ा और दूर दूर रहेगा, गैस, गैस में पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर रहता है। बताओ वॉल्यूम नहीं लग रहा उसके पर डिपेंडेंट है स्टेट पर, पानी ले लो लेकिन आइस के रूप में लो तो कम जगह छकेगा, लिक्विड के रूप में लोगे तो थोड़ा ज्यादा जगह छकेगा, कोई वाइपर के रूप में ले लो तो और ज्यादा जगह छकेगा, मतलब वॉल्यूम तो पहली बात क्लियर है वो स्टेट वेरिएबल है, स्टेट बदलोगे सॉलिड से लिक्विड में बदलोगे तो स्टेट बदल मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर लिक्विड से गैस में बदलोगे तो आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम तो आपका कौन सा हो गया स्टेट वेरिएबल हो गया। फिर कौन सा इंटरनल एनर्जी भी देखते हो, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में है तो उसमें कम एनर्जी है, थोड़ा लिक्विड है थोड़ा सा ज्यादा घूम फिर रहा है, थोड़ा हिलडुल रहा है इसका पार्टिकल, गैस में मतलब पूरा उड़ रहा है मतलब उसका इंटरनल एनर्जी क्या है ज्यादा है, तो आपका कौन सा होगा इंटरनल एनर्जी कौन सा है स्टेट वेरिएबल है। इंथैल्पी भी उसी में आता है, इंथैल्पी क्या था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये भी आपका क्या है आपका स्टेट वेरिएबल है, सिर्फ एक हीट जो है आपका स्टेट वेरिएबल नहीं है, जैसे देखते हो हीट है तो सॉलिड रहे लिक्विड रहे या गैस रहे उसमें हीट इतना टेम्परेचर मतलब इतना टेम्परेचर शो कर रहा है, तो भाई साहब ये हीट जो है आपका स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, कोई भी स्टेट रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो हीट पर। इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम ये सब स्टेट फंक्शन है, मतलब स्टेट बदलोगे तो वॉल्यूम भी बदलेगा, इंटरनल एनर्जी बदलेगा और इंथैल्पी भी बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर कितना होगा 3 को मिला था, हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन, इसमें से कौन सा पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अभी जस्ट देखे थे स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन देखे थे जो स्टेट पर डिपेंड करता है, सॉलिड से लिक्विड गया तो बदल गया, लिक्विड से गैस गया तो बदल गया, तो स्टेट वेरिएबल हुआ, ये पाथ वेरिएबल हुआ, मतलब ये रास्ते पर डिपेंड करता है, कैसे तुम कोई वर्क को कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन है क्यू प्लस बॉक्डल, तब नहीं लग रहा है ये एक फॉर्मूला था डेल्टा यू बराबर क्या था क्यू प्लस बॉक्डल,
तो सर इंटरनल एनर्जी अभी जस्ट बताते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट वेरिएबल है। सॉलिड के पास कम इंटरनल एनर्जी होगा, लिक्विड के पास ज्यादा, गैस के पास और ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा उछल कूद कर रहा है। तो भाई साहब ये कौन सा हो गया, स्टेट वेरिएबल हो गया। क्यों सर? हीट के बारे में बताते हैं, हीट कौन सा है, पाथ वेरिएबल है। हीट दिया जा रहा है, हीट ऐड किया जा रहा है, हीट दिए या हीट रिलीज हुआ समथिंग, वो स्टेट पर डिपेंड नहीं करता था। हीट जो है स्टेट पर डिपेंड करता नहीं है। तो ये आपका कौन सा हुआ, ये पाथ फंक्शन हुआ, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। वर्क, वर्क भी क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या था, माइनस वर्क डन बराबर क्या था, माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि हमने प्रेशर लगाया तो वर्क कितना हुआ, या उधर से प्रेशर लगाया तो कितना वर्क डन हुआ। ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये भी हमारा कौन सा हुआ, पाथ फंक्शन हो गया। इसमें देखते हो ये किसका फॉर्मूला नहीं लग रहा है, डेल्टा जी बराबर था डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये गिब्स एनर्जी है, क्या है, डेल्टा घटा दो, गिब्स एनर्जी है। बताते हैं गिब्स एनर्जी किस पे है, सॉलिड है तो हिल डुल नहीं रहा है, लिक्विड हो गया मतलब उसके पास स्टोरेज एनर्जी ज्यादा हो गया तो हिल डुल रहा है, गैस हो गया उसके पास और ज्यादा एनर्जी हो गया तो गिब्स एनर्जी। तो मेरे पास एनर्जी कम है, मतलब सिंपल सिंपल चीज है। गिब्स एनर्जी क्या हो गया, सॉलिड के पास गिब्स एनर्जी कम होता है, लिक्विड के पास थोड़ा ज्यादा हो गया, गैस के पास क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। क्यों? सॉलिड के पार्ट एकदम हिल डुल नहीं रहा है, उछल कूद नहीं रहा है, मतलब उसके पास स्टोरेज एनर्जी कम था। इसका पार्ट थोड़ा हिल डुल रहा है, मतलब इसके पास थोड़ा एनर्जी बढ़ गया। गैस पूरा उड़ रहा है, मतलब इसके पास गिब्स एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब ये स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये आपका कौन सा हो गया, डी आपका कौन सा हुआ, स्टेट फंक्शन हो गया। Among the following the set of parameter that depend the path function, path function कौन डिपेंड कर रहा है, बी और ऑप्शन सी, बी एंड सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू मतलब हमने आपको बताया था क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलेगा डेल्टा यू। जहां डेल्टा यू देखे आप समझिएगा इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक से आपको पूछ रहा है डेल्टा ई और डेल्टा एच कहाँ पर बराबर होगा, तो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। जहां पर डेल्टा एन क्या था, डेल्टा एन बराबर क्या था, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ अगर जहां पर डेल्टा एन जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एच। बताओ डेल्टा एन किस में जीरो है, इसमें बताओ प्रोडक्ट कितना मोल है, कुछ नहीं तो 1 मोल है, रिएक्टेंट कितना है 2 मोल है, ये भी जीरो नहीं हुआ। इसमें प्रोडक्ट कितना मोल है, 1 मोल गैस H2 है, 1 मोल गैस I2 है, 2 मोल। ये कितना है, ये भी 2 मोल गैस है। हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी होगा। जीरो आ गया, जीरो समथिंग जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर क्या हो, डेल्टा एच। इसमें भी देखोगे ये 2 मोल गैस था, इधर 1 मोल गैस, 3 मोल है, इधर कितना है 2 मोल है, 2 माइनस 3 जीरो नहीं होगा। इसमें प्रोडक्ट में देखोगे रिएक्टेंट में 1 मोल गैस है N2 और 3 मोल गैस है H2, 4 मोल है, इधर कितना है 2 मोल है, ये भी जीरो नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, आईटी में आया हुआ है 2017 का नियर अबाउट। डेल्टा यू दिया है तो हमने बोला था कहीं पे क्वेश्चन बैंक में डेल्टा यू दिख जाए मतलब समझ चाहिए इंटरनल एनर्जी है। मतलब हमने आपको अपने असाइनमेंट में डेल्टा ई दिया है, मतलब जहां पे डेल्टा यू देखे वहां समझिए डेल्टा ई मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो डेल्टा इसको बदल ही देते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई किसके बराबर है, कौन सा वर्क के बराबर है, एडियाबेटिक वर्क, आइसोथर्मल वर्क, आइसोकोरिक वर्क, आइसोबारिक वर्क। देखते हैं डेल्टा ई बराबर क्या था, क्यू प्लस वर्क डन। अगर एडियाबेटिक वर्क में चलते हैं तो एडियाबेटिक का मतलब क्या हुआ था, ना हीट देंगे ना हीट लेंगे, मतलब क्यू इक्वल टू जीरो। और क्यू जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया तो उस समय वर्क डन जो होगा किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एडियाबेटिक वर्क। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ था, थर्मामीटर से मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब डेल्टा ई उसमें जीरो होता है, उसमें डेल्टा ई। अगर इसमें देखते हो डेल्टा ई क्या था, क्यू प्लस वर्क डन।
आइसोथर्मल में डेल्टा ई जीरो हो जाएगा। तो भाई से तो खानी खत्म। आइसोकोरिक बस चोरिक मतलब चोरी हुआ मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी जीरो होगा तो बॉक्टर बराबर क्या होता है माइनस पी इंटू डेल्टा वी, ये जीरो हो जाएगा। उसमें बॉक्टर नहीं रहा। आइसोकोरिक बॉक्टर बराबर यहाँ पे हीट बराबर डेल्टा ई होगा। आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट रह गया तो कोई मतलब नहीं रह गया यहाँ पर। तो ठीक है, तो आइसोबारिक नहीं होगा, आइसोकोरिक नहीं होगा। आइसोबारिक में समझ में आया ना, प्रेशर कांस्टेंट, बार किसका यूनिट है प्रेशर का, कांस्टेंट प्रेशर रहा तो आइसोबारिक हुआ, तो उसमें भी नहीं आएगा, आइसोकोरिक में भी नहीं, आइसोथर्मल में भी नहीं। एडियाबेटिक वर्क डन, क्योंकि एडियाबेटिक में हम जानते हैं एडियाबेटिक में Q इक्वल टू जीरो होता है। Q जीरो होगा तो उसमें जो वर्क डन होगा किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए।